कैसे हो यार आप सारे। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के रीजन में काफ़ी सारे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं और फ्रीक्वेंटली एक साथ कई नंबर ऑफ अटैक्स हुए। तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि सारा कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा था, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं हो रहा। इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, एक तो ये अटैक हो क्यों रहे हैं और इसी टाइम पे अटैक क्यों हो रहा है। दूसरा, एक और एक्स फैक्टर जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। और लास्ट, क्या इंडिया को रियलिटी में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस खेलने चाहिए, और मैचेस खेलने भी चाहिए तो क्या वो पाकिस्तान में जाके खेलने चाहिए। अब बात शुरू करते हैं। और पहला जो अपना क्वेश्चन था कि ये अटैक इसी टाइम पे क्यों हो रहे हैं और हो ही क्यों रहे हैं। पिछले साल दिसंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट पेटिशंस को सुन रहा था, जो एब्रोगेशन ऑफ 370 की पेटिशन आई थी कि ये गलत हो रहा है। काफी लंबा ये दौर चला था और फाइनल डिसीजन ये आया कि एब्रोगेशन बिल्कुल ठीक हो रहा है। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि जल्दी से जल्दी वहाँ की जो सिचुएशन है उसको नॉर्मल कराया जाए। और इलेक्शन कमीशन को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो 30 सितंबर 2024 से पहले वहाँ इलेक्शंस कराए। इसके रिप्लाई में राजीव कुमार ने भी बोल दिया था कि लोकसभा इलेक्शंस खत्म होने के बाद हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कराएंगे। वो जून जुलाई के महीने के आसपास की उन्होंने बात करी थी और वो यही टाइम चल रहा है। जिस टाइम लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे और थोड़ा ये सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया था, तो उस टाइम ही सेपरेटिस्ट्स जो होते हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तैयारी शुरू हो चुकी थी। क्योंकि उन्होंने एक और तरीका यूज करा था जो उनका ऑलमोस्ट फेल हो गया। लोकसभा इलेक्शंस में उन्होंने ट्राई करा के इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई आर्टिकल 370 जो आया है वो बिल्कुल गलत आया है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में जो वोटर टर्नआउट था, जो लोग अपना वोट डालने आए, वो ज्यादा बढ़ गया उल्टा। श्रीनगर में तो 1% वोटर टर्नआउट बढ़ा, दूसरा बारामुल्ला में 25% तक वोटर टर्नआउट बढ़ा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जितने भी अटैक्स हुए हैं, कठुआ, डोडा, रियासी, ये सारे जम्मू रीजन में हुए हैं, इंस्टेड के भाई ये कश्मीर रीजन में होते। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ तो सीधे सीधे जो पावर है मिलिट्री के हाथ में, वो फ्री हैंड टाइप की आ गई थी। पहले क्या होता था, अगर मान लो किसी मिलिटेंट की लोकेशन पे रेड मारनी हो तो पहले आपको लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और इस पूरे सिनेरियो में कई बार इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती थी। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 हटा तो मिलिट्री के पास, आर्मी के पास अपने डिसीजंस लेने की पावर आ गई। और आर्मी ने ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस करे कि कश्मीर में सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप बैठाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसीलिए जो अटैक्स प्लान करे गए वो जम्मू में प्लान करे गए। एक और चीज है कि कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी चीज दिखाई देती है कि उनका जो ये चांस है वो ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव चल रहा है इन चांसेस का। क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद ना चीजें थोड़ी सी सॉफ्ट होती हुई दिखाई दी हैं। और ये डेटा भी कहती है 2017 से लेकर 2019 तक जो नंबर ऑफ अटैक्स हुए थे, मिलिटेंट इंसिडेंट्स हुए थे, वो अप्रोक्सीमेटली 843 इंसिडेंट्स हुए थे। लेकिन 2019 से 2021 के बीच में जब आर्टिकल 370 नहीं रहा तो ये इंसिडेंट्स की जो गिनती है वो गिर के 496 मिलिटेंट इंसिडेंट्स पे आ गई। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात कुछ और हुई। वो सेपरेटिस्ट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा डराने वाली थी। वो था स्टोन पेल्टिंग के जो इंसिडेंट्स थे, पत्थरबाजी के, वो ऑलमोस्ट खत्म होने शुरू हो गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट में ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की डिस्कशंस किए जा रहे थे तो उस टाइम पे एक और चीज रखी गई थी वहां पे कि 2018 में जो स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट देखे गए थे वो 1767 देखे गए थे जम्मू कश्मीर के रीजन में। लेकिन 2023 में 0 इंसिडेंट्स हुए स्टोन पेल्टिंग के। तो ये चीज भी दिखाई दे रही है सेपरेटिस्ट्स को कि भाई जो लोकल का ट्रस्ट है वो कम होता जा रहा है इधर की। इसीलिए ये टाइमिंग चुनी गई जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होने वाले थे। अब जम्मू कश्मीर का कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो भी आर्टिकल 370 के हटने के बाद, तो प्रॉब्लम तो होगी। देखो, चीफ मिनिस्टर तो बनेगा। अब कई लोगों को ये भी डाउट होगा कि भाई जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई है तो फिर इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं और क्यों ही चीफ मिनिस्टर बन रहा है। एक्चुअल में 2 तरह की यूनियन टेरिटरीज होती हैं अपने यहाँ, एक दिल्ली जैसी, पुडुचेरी जैसी, और एक चंडीगढ़ जैसी। चंडीगढ़ जैसी यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन में होती हैं। लेकिन जो दिल्ली और पुडुचेरी होती है, इनकी अपनी असेंबली होती है, अपना सीएम होता है, लेकिन इनकी जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं होती। जैसे दिल्ली पुलिस जो है वो सेंटर के कंट्रोल में, ऐसे ही जो जम्मू कश्मीर की पुलिस होगी वो डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में होगी। इससे फायदा क्या होगा कि आर्मी को अगर मिलिटेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो तो उन्हें लोकल अथॉरिटीज को फिर भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली जो डिसीजंस हैं वो तो फाइनली सेंटर से ही आ रहे हैं दोनों के। तो ये पूरा सिनेरियो है जियोपॉलिटिक्स का, और यही रीजन है कि इस टाइम पे अटैक्स को प्लान करा गया ताकि ये दिखाया जा सके कि जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। अब इससे पहले कि मैं आपको दूसरा और जो एक्स फैक्टर पॉइंट था जो मेरे को आपको बताना था, जो किसी ने आपको बताया नहीं होगा, वो समझाना शुरू करूं, एक चीज की बात मेरे को करनी थी। रियासी में जो इंसिडेंट हुआ 9 जून को, उसमें जो दर्शनार्थी शिव खोड़ी टेम्पल जा रहे थे, उसमें 10 लोगों की जान चली गई और 33 लोग इंजर्ड हुए, सारे के सारे सिविलियंस। और भी जो अटैक्स प्लान करे गए उसमें भी कुछ लोकल्स को इंजरी हुई है। बेचारे इनोसेंट लोग जिनका कोई खास लेना देना नहीं है, उनकी जान चली जाती है और पीछे जो पूरा घर संसार है वो उजड़ जाता है उनका।
कई बार ऐसा होता है कि इंसान चला जाता है और उसका जो पूरा परिवार है वो उसके सहारे बैठा होता है। और जिंदगी ऐसी ही है, कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। सोचने वाली बात है कि अगर कल हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार का क्या, वो तो पीछे रह जाते हैं। कुछ फैमिलीज के ऊपर तो लोन भी होता है, कुछ लोग पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं, इसीलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हर इंसान को टर्म इंश्योरेंस कराना ही चाहिए, क्योंकि मान लो अगर किसी फैमिली के मुखिया ने लोन लिया है पढ़ाई के लिए या जिस पर्पस के लिए भी, तो बेचारी फैमिली तो उस लोन के अंदर ही दबी रह जाएगी। और आजकल तो 600-700 रुपए में 2 करोड़ रुपए तक का कवर मिल जाता है। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन ही सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसमें 51 से ज्यादा इंश्योरर्स की चॉइस अवेलेबल है, 10% डिस्काउंट भी है साथ में। तो ऐसी चीजों में लेट नहीं करना चाहिए। हमारी फैमिली को सिक्योर करना बाकी सारी चीजों के अलावा वो हमारी सबसे प्रायोरिटी वाली जिम्मेदारी होनी चाहिए। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे, और दूसरा एक्स फैक्टर समझाता हूँ मैं आपको। आप अपना मैप खोलना, गूगल मैप खोल लो या जो भी खोलना है, उसमें एक एरिया है जिनजियांग, जो चाइना का एरिया है, और उसके आसपास के एरिया को देखोगे तो पता चलेगा कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान इस टाइप की कंट्रीज हैं। ऊपर की तरफ रशिया भी है। और ये जिनजियांग जो एरिया है, यही वो रीजन है जहाँ पे करोड़ों उइगर मुस्लिम्स रहते हैं। अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा ये सुन के कि 1933 से 1949 और उसके बाद भी यहाँ पे भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला करते थे। और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहाँ पे सेपरेटिस्ट्स अपना इन्फिल्ट्रेशन भी किया करते थे। इनफैक्ट आप सोच के देखो कि चाइना 1933 या 1949 के टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था, और सोवियत यूनियन के सामने तो क्या ही स्ट्रॉन्ग होगा। 1949 के टाइम पे एक ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब सोवियत यूनियन ने अपने ट्रूप्स को जिनजियांग के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया था। साथ में जो सेपरेटिस्ट्स हैं वो तो हैं ही, उनका तो मोटिवेशन अप होना ही था। लेकिन उस टाइम के बाद चाइना में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का इंसिडेंट्स हैं उनके द्वारा करे हुए, उनकी गिनती आपको दिखाई नहीं देगी। अब ऐसा क्यों हुआ? चाइना ने ऐसा क्या कर दिया भाई? चाइना ने इस्तेमाल करी डिप्लोमेसी। चाइना ने हर उस देश को या उस ऑर्गेनाइजेशन को वही चुस्की चुसाई जो वो चूसना चाहता था। सबसे पहले चाइना ने भेजी अपनी आर्मी जिनजियांग एरिया को कंट्रोल करने के लिए। फिर जो नेबरिंग कंट्रीज थे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट दिया ताकि वो जो सेपरेटिस्ट्स की इन्फिल्ट्रेशन है उस पर वो रोक लगा सके। इनफैक्ट जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के लीडर थे जिनजियांग में, उनको भी चाइना ने लालच दिखाया कि वो अपने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में उनको जगह देंगे। हालांकि चाइना ने उइगर मुस्लिम्स को कितनी जगह दी है वो तो सभी को पता है। बचा सोवियत यूनियन। चाइना को अच्छे से पता था कि चाइना और सोवियत यूनियन में एक चीज कॉमन है, वो है कम्युनिज्म। और सोवियत यूनियन को ऐसा हर एलाय पसंद था, दोस्त पसंद था, जो वेस्टर्न कंट्रीज और कैपिटलिज्म को हेट करता हो। चाइना ने इस बात का फायदा उठाया। अब चाइना ने सोवियत यूनियन को वही दिखाया जो वो देखना चाहता था, कि वो भी कैपिटलिज्म को हेट करते हैं। जबकि चाइना की इकोनॉमी को देखते हुए, उसके इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को देखते हुए साफ साफ नजर आता है कि वो खुद भी कैपिटलिज्म का हिस्सा है। चाइना सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है अल्ट्रा नेशनलिस्टिक कंट्री का। चाइना को चाइना के अलावा किसी की परवाह नहीं है। लेकिन इंडिया ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब चाइना अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और डिसीजंस ले रहा था 1949 या उसके आसपास के टाइम पे, तब पूरा का पूरा चाइना एक डिसीजन लेता था। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ बोलेगी तो दूसरी जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है वो उसके अगेंस्ट बोलेगी। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो ऐसे भी पॉलिटिशियंस मिल जाएंगे जो उन लोगों से हाथ मिला लेते हैं जिन्होंने निर्दोषों की जान ली हो, सेपरेटिस्ट्स हो। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोलता कोई नहीं है, लेकिन ये बोलना जरूरी है। अब एक लास्ट टॉपिक आता है जिसकी बातें करनी थी। क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस खेलने चाहिए? मैचेस खेलने चाहिए तो क्या पाकिस्तान में जाके खेलने चाहिए? एक तरह के लोगों से मैं बड़ी नफरत करता हूँ, टू द कोर, अकृतज्ञ, इंग्लिश में अनग्रेटफुल लोग। वो जो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर उनके पेरेंट्स ने उनको पढ़ाया है तो कोई बड़ी बात नहीं करती, क्योंकि सारे पेरेंट्स करते हैं। जो अपने आप को एंटाइटल्ड फील करने लग जाता है कि जो मिला हमें वो हम एंटाइटल्ड थे उसके लिए। कई सारे आर्टिस्ट देखोगे आप जो बोलेंगे कि आर्टिस्ट में ये सब नहीं आना चाहिए। ये वही अनग्रेटफुल नेचर है, क्योंकि सभी को पता है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो तालिबान में जाके आर्टिस्ट बनो ना, फिर वहां बन नहीं सकते, यहाँ बन सकते हो। यहाँ क्यों बन सकते हो? क्योंकि बॉर्डर पे कुछ लोग खड़े हैं जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो आपको ये आजादी देते हैं कि आप अपना सो कॉल्ड ज्ञान पेल देते हो, और आपको उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो सोल्जर्स हैं आपके पेरेंट्स की तरह, वो तो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे ही करेंगे। अब कुछ चीजें टेक्निकली समझा देता हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई पाकिस्तान के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और मैं मानता हूँ कि 80% लोग, 90% लोग अच्छे ही हैं, और हमारे बीच में पीसफुल सिचुएशंस होनी चाहिए। लेकिन ये टेक्निकली एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये चीजें समझने की कोशिश करना। पाकिस्तान के लंबे टाइम की पॉलिटिक्स में और अमेरिका के उस पर इन्फ्लुएंस में कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद,
अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहे भी या पाकिस्तानी आर्मी चाहे भी तो इनको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि इनके जो लिंक्स हैं वो बाहर भी हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी इंटरनेशनली डील करती हैं, छोटी बात थोड़ी है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे अपना कंट्रोल जमाया था, उसमें लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी उन्होंने सपोर्ट लिया था, क्योंकि अकेला तालिबान शायद ना कर पाता। अब तालिबान ऑफिशियली कभी ये मानता नहीं है कि वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है या नहीं करता है, लेकिन जैसे मोहम्मद या लश्कर तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अगर पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट ये डिसाइड भी कर ले, तब भी उनके पास बहुत सारी प्लेसेस हैं हाइड करने के लिए, और वो बाद में फिर पाकिस्तान को हर्ट जरूर करेंगे। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, बराबर में ईरान जैसे कंट्रीज हैं जिनका डायरेक्टली काफी बार रिलेशन देखा गया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। फिर दूसरे तरीके से अगर टेक्निकली सोचा जाए तो जिस कंट्री के जो एक्स सीएम थे इमरान खान, अगर उन पे अटैक हो सकता है तो ये कौन भरोसा दिला सकता है कि इंडियन प्लेयर्स पे वो चीज़ नहीं होगी। और भगवान न करे कभी जिंदगी में ऐसा हो, लेकिन अगर कभी सिचुएशन बिगड़ गई और इंडियन प्लेयर्स को कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ पे हुई तो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होगा ही होगा, और फिर वो बढ़ के वर्ल्ड वॉर बन जाए तो बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी। फीलिंग्स के बेसिस पे तो मैं खैर बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन टेक्निकली भी सोचो तो आप सिचुएशन कुछ ऐसे हैं कि आप अपने आप को बचाने की सोचो। अगर दुनिया को बचाने की कोशिश करोगे तो आपके कंट्री के अंदर भी केओस होगा ही होगा। चाइना ने कभी कोशिश नहीं करी किसी और कंट्री को बचाने की खास। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके डिटेल्स फिल करके टर्म इंश्योरेंस लेना मत भूलना।